आज हम इतिहास के पन्नों, आज की जलती हुई बारूदी हकीकत और आने वाले वक्त की उस सबसे बड़ी भविष्यवाणी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो अगर कल को सच हो गई तो पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये कहानी किसी आम सरहद या मामूली जमीन के टुकड़े की नहीं है, बल्कि ये दास्तान है उस इलाके की जो पिछले कई दशकों से अंदर ही अंदर सुलग रहा है, उस दबी हुई आवाज की जिसे बंदूक और गोलियों के दम पर चुप कराने की कोशिश की गई, और उस गहरे गुस्से की जो अब एक नए आजाद मुल्क के बनने का साफ साफ इशारा कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं किस्सा दुनिया का। दक्षिण एशिया के इस बेहद संवेदनशील और अशांत हिस्से से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद, काबुल और वॉशिंगटन तक के बड़े बड़े जानकारों, सैन्य रणनीतिकारों और कूटनीति के दिग्गजों की रातों की नींद पूरी तरह उड़ा दी है। ये जो सुगबुगाहट है, ये जो अंदरूनी हलचल है और ये जो चौंकाने वाला दावा है, ये अगर किसी आम नागरिक या राह चलते इंसान ने नहीं किया है, बल्कि ये बात उस शख्स की तरफ से आई है जिसे कभी तालिबान और पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1 माना जाता था। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसने पूरे इलाके के राजनीतिक गलियारों में एक जबरदस्त हड़कंप मचा दिया है। सालेह का साफ साफ कहना है कि हमारे इसी इलाके में बहुत जल्द एक नया देश वजूद में आने जा रहा है, जिसके शुरुआती संकेत, लक्षण और जमीनी हलचल अब बिल्कुल साफ साफ महसूस की जा सकती है। दोस्तों, उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही गंभीर, पेचीदा और रहस्यमय सवाल दाग दिया कि क्या आप दक्षिण एशिया में बनने वाले इस बिल्कुल नए देश का नाम बता सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ, सैन्य विश्लेषक और दुनिया भर के खुफिया एजेंसियां जब अमरुल्लाह सालेह के इस रहस्यमय बयान की कड़ियों और कूटनीतिक कट्स को आपस में जोड़ती हैं, तो जांच की सुई दो बड़े और ऐतिहासिक नामों पर आकर पूरी तरह टिक जाती है। अब कौन से हैं वो दो नाम? पहला नाम है बलूचिस्तान और दूसरा नाम है पश्तूनिस्तान। आज के इस बेहद खास, गहरे और कहानी के अंदाज में किए गए विश्लेषण में हम उस कड़वी हकीकत की आखिरी तह तक जाएंगे कि आखिर 1971 में एक बार बुरी तरह टूट जा चुका पाकिस्तान आज 2026 में फिर से बिखरने और टूटने की कगार पर खड़ा हो गया है। क्या बलूचिस्तान के सूखे और पथरीले पहाड़ों से आजादी का जो नया सूरज निकलने की बात कही जा रही है वो सचमुच हकीकत बनने जा रही है, या फिर दुरंड लाइन के वजूद को पूरी तरह से नकार कर एक नया और अखंड पश्तूनिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरने वाला है? इस पूरी दास्तान को हम बहुत ही आसान शब्दों में गहराई से और सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस भविष्यवाणी करने वाले मुख्य किरदार के बारे में जानना होगा जिसने सुलगते हुए बारूदी ढेर पर अपनी उंगली रखी है। अमरुल्लाह सालेह ये कोई नया या अनजाना नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि ये नाम अफगानिस्तान की राजनीति, खुफिया तंत्र और आंतरिक सुरक्षा में एक मजबूत चट्टान की तरह रहा है हमेशा से। तालिबान के काबुल पर दोबारा कब्जे से पहले वो अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति के पद पर थे और उससे भी पहले वो वहां की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी NDS के सर्वोसर्रा यानी मुखिया थे। सालेह वो इंसान हैं जिनके पास इस पूरे खित्ते और सरहद के आर पार की नस नस की खबर हमेशा टेबल पर रहती है। वो तालिबान के तो कट्टर और पुराने विरोधी हैं ही, लेकिन पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की आंखों में भी वो हमेशा एक चुभते हुए कांटे की तरह रही। जब काबुल का पतन हुआ और तालिबान ने दोबारा सत्ता संभाली तो दोस्तों, सालेह ने बाकियों की तरह घुटने नहीं टेके, बल्कि वो पंजशीर की ऊंची वादियों में चले गए और वहां जाकर तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध की कमान अपने हाथों में ले ली। ऐसे कद्दावर, तजुर्बेकार और जमीनी हकीकत को बहुत करीब से जानने वाले बड़े नेता का ये खुलकर कहना कि दक्षिण एशिया में एक नया देश बनने जा रहा है, जैसे कोई मामूली हवाई कूटनीति या सोशल मीडिया पर ध्यान खींचने वाली कोई सेंसेशनल बयानबाजी नहीं कहा जा सकता। सालेह पिछले कई हफ्तों से लगातार बलूचिस्तान और पश्तून इलाकों में होने वाली रोजमर्रा की हिंसा, वहां आम लोगों पर होने वाली सैन्य ज्यादतियों और पाकिस्तानी सेना के दिन ब दिन कमजोर होती जा रही पकड़ पर बेहद आक्रामक और तीखे तेवर अपनाए हुए हैं।
उन्होंने साफ तौर पर काबुल के मौजूदा तालिबान हुक्मरानों और इस्लामाबाद के सैन्य जनरलों की नीतियों की पोल खोलकर रख दी है। उनके इस ताजा और बड़े बयान के पीछे एक बहुत लंबा और दर्दनाक इतिहास है, पुरानी कड़वाहट है और बलूच और पश्तून लोगों का वो दबा हुआ दर्द छुपा है जो अब ज्वालामुखी की तरफ फूटकर बाहर आने को बेताब है। अब आइए इस बड़ी दास्तान के उस पहले और सबसे मजबूत हिस्से की तरफ कदम बढ़ाते हैं जिसे दुनिया बलूचिस्तान के नाम से जानती है। दोस्तों, बलूचिस्तान का ये आजादी और हक का संघर्ष कोई 2-4 साल या दशकों पुराना नहीं है। ये उतनी ही पुरानी और दर्द भरी दास्तान है जितना पुराना खुद पाकिस्तान का अपना इतिहास है। साल 1947 में जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ और भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान वजूद में आया, तो उस वक्त बलूचिस्तान की सबसे बड़ी कलात रियासत के खान ने खुद को पूरी तरह एक आजाद और संप्रभु देश घोषित कर दिया था। लेकिन महज कुछ ही महीनों के भीतर यानी साल 1947 के एक साल बाद में पाकिस्तानी सेना ने बंदूकों, तोपों और टैंकों के दम पर जबरन इस खूबसूरत, शांत और प्राकृतिक संसाधनों से मालामाल जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया। दोस्तों, उसी दिन बलूच आवाम के दिलों में अपनी आजादी को वापस पाने की जो चिंगारी सुलगी थी, वो आज करीब 8 दशकों का लंबा सफर तय करने के बाद एक धधकते हुए लावे का रूप ले चुकी है। बलूचिस्तान की इस पूरी त्रासदी को अगर आप थोड़ा करीब से और ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये पूरा इलाका जमीन के फैलाव यानी क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो पाकिस्तान के कुल हिस्से के लगभग 44% बैठता है। इस सूबे के सीने के भीतर अरबों खरबों डॉलर की कीमती प्राकृतिक गैस, शुद्ध सोना, तांबा, कोयला और न जाने कितने खनिज पदार्थ छिपे हुए हैं। बलूचिस्तान के सुई इलाके से निकलने वाले गैस भंडारों ने पिछले कई दशकों से पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े उद्योगों को चलाया, वहां के घरों के चूल्हे को रोशन किया। लेकिन खुद बलूचिस्तान के बदकिस्मत लोग आज इस आधुनिक दौर में भी पिछड़ेपन और लालटेन युग में जीने पर मजबूर हैं। वहां के गांवों में पानी, पीने का जो पानी है और जो बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं, वो तक लोगों को मयस्सर नहीं है, वो तक लोगों को मिल नहीं पा रही हैं। पाकिस्तान के केंद्र में बैठी सरकारों और वहां के सैन्य जनरलों ने बलूचिस्तान को हमेशा सिर्फ एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया। वहां के बेशकीमती संसाधनों को दोनों हाथों से लूटा और बदले में वहां की आवाम को सिर्फ 3-4 चीजें दी: भयानक गरीबी, अशिक्षा और मिसिंग पर्सन्स यानी बिना किसी कानूनी वारंट के लोगों को गायब कर देना और एक कभी ना खत्म होने वाला खौफनाक सिलसिला। दोस्तों, पिछले कुछ महीने से और खासतौर पर हालिया दिनों में बलूचिस्तान के भीतर जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अब वहां के लोगों के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका है और पानी जो है अब वो सिर से ऊपर जा चुका है। बलूचिस्तान में आज की तारीख में 2 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ बहुत बड़ा और निर्णायक युद्ध चल रहा है। पहला मोर्चा है उन हथियारबंद विद्रोही गुटों का जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA और बलूच लिबरेशन फ्रंट यानी BLF जैसी बड़ी और संगठित तंजीमें शामिल हैं। इन विद्रोही गुटों ने अब अपनी पुरानी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को पूरी तरह से बदल लिया है। अब वो छुपकर वार करने के बजाय सीधे पाकिस्तानी सेना की बड़ी चौकियों, उनके सुरक्षा काफिलों और सीधे सैन्य मुख्यालयों पर आमने सामने के घातक हमले करने लगे। पिछले कुछ समय में बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हुए ताबड़तोड़ हमलों की भयावहता और उनके सटीक तालमेल ने यह साफ साबित कर दिया है कि इन दोनों विद्रोहियों की ताकत, उनके पास मौजूद आधुनिक हथियार और उनकी रणनीतिक पहुंच अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक हो चुकी है। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा और असली टर्निंग पॉइंट है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है, दुनिया को हैरान कर रहा है, वो पहाड़ों में गूंजने वाली बंदूकों की आवाज ये नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान की सड़कों पर उतरा वो ऐतिहासिक जन सैलाब है जिसने पाकिस्तानी हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया है। बलूच यकजहती कमेटी यानी BYC जैसी आम नागरिक संस्थाओं के बैनर तले और डॉक्टर माशू बलूच जैसी बेहद युवा और पढ़ी लिखी महिला नेताओं के नेतृत्व में आज हजारों लाखों बलूच महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर उतर आ चुके हैं।
ये एक ऐसा ऐतिहासिक और बेमिसाल आंदोलन बन चुका है जो किसी हथियार के दम पर नहीं बल्कि लोगों के अटूट हौसले, एकजुटता और न्याय की मांग पर लड़ा जा रहा है। जब राज्य की दमनकारी नीतियों के बावजूद हजारों निहत्थे लोग अपनी जान की परवाह किए बिना सेना के कड़े और घेरों में बैरिकेड्स को तोड़कर राजधानी क्वेटा और तटीय व्यापारिक शहर ग्वादर की तरफ मीलों लंबा मार्च करते हैं, तो ये बात दुनिया को साफ समझ आती है कि अब बलूच आवाम के दिलों में मौत और सरकारी प्रताड़ना का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दुनिया भर के बड़े और नामचीन अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषकों और जमीनी हकीकत बयां करने वाली खुफिया रिपोर्टों की अगर माने तो बलूचिस्तान की अंदरूनी स्थिति आज इस कदर नाजुक है और बेकाबू हो चुकी है कि वहां के कई दूर दराज के इलाके, ग्रामीण क्षेत्र और बड़े जिले अब व्यावहारिक रूप से पाकिस्तानी सेना और वहां के स्थानीय प्रशासन के नियंत्रण से पूरी तरह कहते हैं ना कि बाहर जा चुके हैं। उन इलाकों में अब नाम मात्र के लिए भी पाकिस्तान का कोई कानून या संविधान नहीं चलता और ना ही पाकिस्तान सरकार का कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस का सिपाही वहां अकेले कदम रखने की हिम्मत जुटा पाता है। वहां मौजूद सरकारी इमारतों, पुलिस थानों और पुरानी सैन्य चौकियों पर या तो आजादी की मांग करने वाले विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है या फिर स्थानीय बलूच नागरिकों की कमेटियां ही वहां के रोजमर्रा के कामकाज और सुरक्षा व्यवस्था को खुद अपने स्तर पर संभाल रही है। पाकिस्तानी सेना ने हमेशा की तरह इस शांतिपूर्ण और राजनीतिक आंदोलन को भी कुचलने के लिए अपनी ताकत और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहे इस डर्टी वॉर यानी गंदे युद्ध के तहत वहां की सेना और खुफिया एजेंसियां संदिग्ध बलूच युवाओं, छात्रों और डॉक्टरों और वकीलों को भी सरेआम उनके घरों या कॉलेजों से उठाती है। उन्हें गुप्त टॉर्चर सेलों में बंद कर दिया जाता है और फिर महीनों या सालों बाद उनकी गोलियों से छली कटी फटी लाशें सुनसान पहाड़ों या रास्तों के किनारे लावारिस हालत में मिलती है। इस अमानवीय कृत्य को पूरी दुनिया एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस यानी जबरन गायब कर देने के काले कानून के नाम से जानती है। लेकिन दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब किसी स्वाभिमानी आंदोलन में किसी कौम की मां बहनें, बेटियां और पत्नियां अपने भाइयों, बेटों और पतियों की सलामती और न्याय के लिए खुद सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाल लेती हैं, तो दुनिया की कोई भी क्रूर और दमनकारी सेना उस जज्बे और आजादी की भूख को गोलियों या संगीनों के दम पर ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकती। बलूचिस्तान आज ठीक उसी ऐतिहासिक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। अब आइए इस अमरुल्लाह सालेह की महाभविष्यवाणी के दूसरे सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पहलू की तरफ अपनी नजरें मोड़ते हैं, जिसका नाम है पश्तूनिस्तान। दोस्तों, ये वो इलाका है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में बांटने वाली एक कृत्रिम और बनावटी रेखा, जिसे दुनिया डुरंड लाइन के नाम से जानती है, उसके दोनों तरफ दूर तक फैला हुआ है। साल 1890 के आसपास में ब्रिटिश राज के दौरान सर मॉर्टिमर डुरंड ने अपनी औपनिवेशिक सहूलियत और राजनीतिक फायदे के लिए कागजी लकीर खींचकर सदियों के साथ रह रही पश्तून कौम को दो अलग अलग हिस्सों में बेरहमी से बांट दिया था। अफगानिस्तान ने अपने पूरे इतिहास में कभी भी इस डुरंड लाइन को एक आधिकारिक, वैध या आंतरिक सीमा के रूप में दिल से स्वीकार नहीं किया। चाहे अफगानिस्तान में पुराने राजाओं का शासन रहा हो, कम्युनिस्टों की सरकार रही हो, मुजाहिदीन का दौर रहा हो, अमेरिका के प्रभाव वाली लोकतांत्रिक सरकार रही हो या फिर आज का मौजूदा तालिबान शासन हो, इन सभी का इस एक बात पर हमेशा से पूर्ण और अटूट एक ये रहा है कि डुरंड रेखा पूरी तरह नाजायज और अमान्य है और सरहद के दोनों तरफ रहने वाले सभी पश्तून असल में एक ही है। पाकिस्तान के मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और पुराने काबिलाई इलाकों यानी FATA फाटा में रहने वाले लाखों पश्तूनों के भीतर भी पाकिस्तानी राज्य और वहां के सैन्य जनरलों के खिलाफ गुस्सा इस समय अपने चरम पर पहुंच चुका है। पश्तून तहफूज मूवमेंट यानी PTM के बैनर तले मंजूर पश्तीन जैसे युवा, बेबाक और निडर नेताओं ने पाकिस्तानी सेना के उस दोहरे कूटनीतिक खेल को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दिया है, जिसमें सेना ने पश्तूनों की इस पवित्र और खूबसूरत जमीन को आतंकवाद की नर्सरी, अपनी निजी चौधराहट और जंग का एक भयानक मैदान बना दिया है। इन पश्तून युवाओं का एक ही नारा हर तरफ गूंजता है, यह जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये सुना होगा आपने भी।
अमरुल्लाह सालेह की इस बड़ी भविष्यवाणी के पीछे ये सुलगता हुआ पश्तून राष्ट्रवाद भी एक बहुत बड़ा और निर्णायक फैक्टर माना जा रहा है। दोस्तों, यदि आने वाले समय में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और वहां की चरमराती कानून व्यवस्था इसी तरह गर्त में जाती रही तो दुरंड लाइन का वजूद हमेशा के लिए खत्म होना और एक अखंड आजाद पश्तूनिस्तान का उदय होना कोई असंभव या चौंकाने वाली बात नहीं रह जाएगी। दोस्तों, इस पूरी भयावह और विस्फोटक स्थिति को देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के जहन में जो सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न उठ रहा है, जो सवाल उठ रहा है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर अपने ही हाथों से लिखे गए 1971 के काले इतिहास को दोहराने जा रहा है। इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है और पाकिस्तान की मौजूदा हरकतें इसका सबसे सटीक उदाहरण बनती दिख रही है। साल 1947 में जब सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया था तो उसके कर्ता धर्ताओं को लगा था कि मजहब का ये इकलौता धागा एक देश के अलग अलग कोनों को हमेशा के लिए एकजुट रख सकता है। लेकिन महज 24 साल के भीतर यानी साल 1971 में एक बड़ा भ्रम, ये जो भ्रम था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। भाषा की उपेक्षा, सांस्कृतिक भेदभाव, आर्थिक रूप से होने वाला शोषण और अपने राजनीतिक अधिकारों की हक की लड़ाई ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से हमेशा के लिए अलग कर दिया और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के रूप में एक नए संप्रभु और आजाद राष्ट्र की उदय हुई। आज के हालात को अगर निष्पक्षता से तोला जाए तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की अंदरूनी स्थिति 1971 के उसी पूर्वी पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर है, संवेदनशील है और विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जिस तरह उस दौर में बंगाली आवाम की जायज और लोकतांत्रिक मांगों को बेरहमी से कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कुख्यात सैन्य ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था और लाखों बेगुनाहों पर जुल्म ढाए थे, ठीक वैसा ही क्रूर, अमानवीय और दमनकारी रवैया आज बलूच और पश्तून आवाम के खिलाफ खुलेआम अपनाया जा रहा है। इतिहास की सीख बिल्कुल साफ है और सीधी है। आप बंदूकों और फौजी बूटों के जोर पर किसी जमीन के टुकड़े को तो कुछ वक्त के लिए अपने नक्शे में जबरन रोक सकते हैं, लेकिन अगर वहां की स्थानीय जनता के दिलों में आपका शासन, आपके शासन के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत, गुस्सा और खौफ बचा तो उस देश का बिखरना और ताश के पत्तों की तरह ढह जाना सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त की बात होती है। हमेशा की तरह अपनी हर प्रशासनिक नाकामी, अपनी हर अंदरूनी कमजोरी, तख्ताहाल अर्थव्यवस्था और अपनी ही गलत नीतियों के कारण पैदा हुए इस महासंकट का पूरा ठीठरा दूसरों के सिर पर फोड़ने के लिए पाकिस्तानी सेना, वहां की कठपुतली सरकार और वहां के टीवी चैनलों पर बैठने वाले तथाकथित एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही पुराना, घिसा-पिटा और नाकाम पैतरा अपनाया हुआ है। जब भी बलूचिस्तान के किसी कोने में कोई बड़ा धमाका होता है या लाखों आम नागरिक सड़कों पर आकर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाते हैं तो इस्लामाबाद के हुक्मरानों की तरफ से एक ही रटी रटाई आवाज आती है कि इस सब के पीछे भारत का हाथ है, इसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। वो भारत के साथ साथ अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत और कभी कभी तो इजराइल पर भी इस पूरे आंतरिक विद्रोह को बाहर से हवा देने और फंडिंग करने का मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाते। लेकिन दोस्तों, दुनिया पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा और विक्टिम कार्ड के खेल को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। बलूच नागरिक नेताओं और वहां के संगठनों का साफ साफ कहना है कि हमारी ये लड़ाई किसी विदेशी ताकत के बहकावे या उकसावे पर नहीं चल रही। हमारी ये जंग अपनी पवित्र मिट्टी, अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपने समंदर की रक्षा और अपनी आने वाली मासूम नस्लों के वजूद को बचाने की एक जायज जंग है। जब बिना स्थानीय जनता की मर्जी के चीनी कंपनियों को बलूचिस्तान के सोने और तांबे के खनिज निकालने के अंधाधुंध ठेके दिए जाते हैं और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC और ग्वादर पोर्ट के नाम पर सदियों से वहां रह रहे स्थानीय मछुआरे भाई बहनों को तो उनके ही समंदर तट से बेदखल कर दिया जाता है, तो इस गुस्से को भड़काने के लिए किसी विदेशी ताकत की जरूरत ही क्या है। पाकिस्तान का अपना ये आंतरिक औपनिवेशक रवैया, सौतेला व्यवहार और अंधी लूट ही उसके दोबारा टूटने और सबसे बड़ा और इकलौता कारण बन गई है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की इस महाभविष्यवाणी को महज एक साधारण सोशल मीडिया पोस्ट या राजनीतिक बयान मानकर हल्के में खारिज नहीं किया जा सकता। दक्षिण एशिया के इस महत्वपूर्ण भौगोलिक चौराहे पर इस समय इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक और
सैन्य उथल पुथल साफ देखी जा सकती है। पाकिस्तान इस समय अपने पूरे इतिहास के सबसे बुरे और खस्ता हाल आर्थिक दौर से गुजर रहा है। पूरा देश विदेशी कर्ज के एक ऐसे जाल में डूब चुका है जहां से निकलना नामुमकिन है। राजनीतिक स्थिरता पूरी तरह खत्म हो चुकी है और वहां की सेना और आम जनता के बीच का जो अविश्वास था वो अब खुलकर सड़कों पर आ गया है। ऐसे में बलूचिस्तान और पश्तूनिस्तान की ये सुगबुगाहट आने वाले दिनों में क्या नया रंग लाएगी और क्या गुल खिलाएगी, ये देखना पूरे विश्व के लिए बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस पूरे गंभीर, ऐतिहासिक, संवेदनशील और बड़े राजनीतिक मोड़ पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो किस्सा दुनिया का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।